गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल आईएलएस एकेडमी फॉर आईएएस। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसे हमने नाम दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान। इस सीरीज में हम आपको यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनके बारे में समझाएंगे और ये समझाएंगे साथ ही साथ कि उन टॉपिक्स से यूपीएससी किस तरह से सवाल पूछता है। ठीक है, और आप ये बात समझ लें कि ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है आज से हमारी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। मुख्य परीक्षा के लिए हमारी एक सीरीज अलग से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका से। उद्देशिका जो भारत के संविधान के सबसे शुरुआत में लिखी हुई है। सवाल ये उठता है कि क्या यह उद्देशिका संविधान में आवश्यक है? क्या लिखित संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का होना आवश्यक है या ये सिर्फ एक परंपरा है? तो जवाब है बच्चों इसका कि आवश्यक नहीं है कि जितने भी लिखित संविधान है उसमें एक उद्देशिका हो, किंतु भारत के संविधान निर्माताओं ने यह माना कि यदि भारत के संविधान में एक उद्देशिका होती है तो वह भारत के संविधान को दृष्टि में रखते हुए एक ऊपरी पहचान या ऊपरी दिशा निर्देशन प्रदान करेगी, और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में उद्देशिका को समाहित किया। यह एक परंपरा मात्र है कि उद्देशिका होना चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात कि यह अवधारणा उद्देशिका की हमने कहाँ से ली है? यह अवधारणा भारत के संविधान में अमेरिकी संविधान से ली गई अवधारणा है। ठीक है, और इस उद्देशिका को सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। मीन्स जब संविधान का निर्माण हो रहा था और संविधान सभा गठित हुई थी, तब उसकी पहली दूसरी मीटिंग में ही यह चर्चा चल रही थी कि संविधान को किस तरीके से निर्मित करना है, संविधान में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो उसी के लिए संकल्प पत्र एक प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और वही संकल्प पत्र कुछ संशोधन के बाद हमारे संविधान की उद्देशिका बना। तो यदि यूपीएससी आपसे ये सवाल पूछता है कि उद्देशिका को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया संविधान सभा में। ठीक है, और इसी उद्देशिका में यह कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माण किस उद्देश्य से किया जा रहा है, क्या हमारे लक्ष्य होंगे, क्या हमारी दिशा होगी और किस तरह की व्यवस्था हम निर्मित करेंगे। ये सारी बातें उस संकल्प पत्र में लिखी गई थी, जिसके आधार पर बाद में संविधान का निर्माण हुआ, और संविधान के निर्माण होने के बाद उसी संकल्प पत्र को संशोधित करके एक हमने उद्देशिका बनाई और उसे संविधान में शामिल किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम संविधान की उद्देशिका पढ़ते हैं, एक बार हम पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़े कि संविधान की उद्देशिका से हमें क्या क्या बातें पता चलती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को विचार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारे संविधान की उद्देशिका। ठीक है, जो वर्तमान में इस तरीके से लिखी हुई। अब हम ये देखते हैं कि यह संविधान की उद्देशिका पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीजें पता चलती है हमारे संविधान के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें पता चलती है वो ये है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है, मतलब हमारा संविधान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो संविधान की उद्देशिका सबसे शुरू किन शब्दों से होती है? हम भारत के लोग अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात भारत का संविधान भारत के ही लोगों द्वारा निर्मित किया गया है, इसे किसी भी विदेशी ताकत द्वारा
ये किसी राजा महाराजा द्वारा भारत के लोगों पर नहीं थोपा गया है। भारत के लोगों ने अपनी इच्छा से भारत के संविधान का निर्माण किया और स्वयं को समर्पित किया। तो भारत के संविधान का स्रोत क्या हुआ? भारत के नागरिक या भारत के लोग। दूसरी बात जो हमें पता चलती है वो है भारतीय संविधान के आदर्श क्या है, किन आदर्शों पे भारत का संविधान टिका हुआ है। और वो आदर्श है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये भारत के संविधान के वो स्तंभ है जिन पे भारत का संविधान या भारत की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। तो ये है दूसरी चीज जो हमें भारत की उद्देशिका पढ़ने से पता चलती है। उसके बाद तीसरी चीज जो है वो है अपेक्षाएं, कि भारत का संविधान शासन व्यवस्था से किस चीज की अपेक्षा करता है अपने नागरिकों के लिए। ठीक है, समझिए इस चीज को कि जो आदर्श है वो शासन व्यवस्था के लिए है कि किन आदर्शों पर शासन व्यवस्था टिकी हुई होनी चाहिए। संविधान ये कहता है कि शासन व्यवस्था को इन आदर्शों पर चलना होगा और इन आदर्शों पर चलने के बाद उन्हें लोगों की कौन कौन सी आकांक्षाएं या अपेक्षाएं पूरी करनी होगी। तो वो अपेक्षाएं क्या है? न्याय। न्याय कितनी तरह का दिया हुआ है? 3 तरह का दिया हुआ है प्रस्तावना में। याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं कि न्याय 3 तरह का दिया हुआ है प्रस्तावना में। अंदर संविधान में और भी तरह के न्याय होंगे, विधिक न्याय होगा, ठीक है, किंतु प्रस्तावना में सिर्फ 3 तरह के न्याय लिखे हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। याद रखिएगा इसे। उसी तरीके से स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 तरह की लिखी हुई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 तरह की स्वतंत्रता दी हुई है। उसके बाद 2 तरह की समता दी हुई है। यहाँ एक बात याद रखें, समता और समानता दोनों भिन्न होती है, ठीक है, और प्रस्तावना में समता लिखी हुई है। जब हम आगे देखेंगे हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, हम जब चर्चा करेंगे तो मौलिक अधिकारों में हम देखेंगे कि समानता का अधिकार है, वहां समता का अधिकार नहीं है, वहां समानता का अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। किंतु उसमें भी कुछ अपवाद है और वो सारी चीजें मिलकर समता प्रदर्शित करती है। तो 2 तरह की समता प्रदान करता है। कौन कौन सी? एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और दूसरे उसके लिए अवसर। तो 2 तरह की समता, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब ये भी अपेक्षा है कि सभी व्यक्ति में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, ऐसी बंधुता की भावना बढ़ाना है, ठीक है। ये सारी चीजें भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखी हुई अपेक्षाएं हैं। उसके पश्चात चौथी चीज जो भारत का संविधान बताता है हमें, वो है अंगीकृत और आत्मार्पित करने की तिथि। और वो अंगीकृत और आत्मार्पित करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949। इस दिन हमने भारत के संविधान को आत्मार्पित किया, अंगीकृत किया और अधिनियमित किया। मीन्स 26 नवंबर 1949 वह दिन है जब हमने भारत के संविधान को अपना लिया। किंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनाने के बावजूद हमने संविधान को लागू कब से किया? हमने संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 से। अब आपके लिए ये एक प्रश्न है, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो अपने इतिहास की किताब खोलेंगे और खोजेंगे कि जब संविधान निर्मित हो गया था, आत्मार्पित हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो वो क्या कारण थे जिसकी वजह से हमने संविधान को लागू करने के लिए 2 माह का इंतजार किया, ठीक है। इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है 1929-1930 की, जो आप पढ़ें, क्योंकि इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो कहानी मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए चौथी बात जो हमें संविधान की उद्देशिका पढ़ने से पता चलती है वो है अंगीकृत और आत्मार्पित करने की तिथि। यहाँ पे आप कितने तरह के न्याय है, कितने तरह की स्वतंत्रता है, कितने तरह की समता है और एकता, अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता, ये शब्दों को ध्यान में रखें। इनके साथ जो जुड़े हुए विशेषण हैं उन्हें भी ध्यान में रखें। कई बार यूपीएससी इनसे सवाल पूछ लेगा,
कि कौन कौन से तरह के न्याय दिए हुए हैं, कौन कौन सी तरह की स्वतंत्रता दी हुई है। तो ये बात प्रारंभिक परीक्षा में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या संविधान की उद्देशिका भारत के संविधान का अंग है, क्योंकि इसमें तो कहीं भी अनुच्छेद नहीं लिखा है, जबकि हमारा पूरा का पूरा संविधान अनुच्छेद में बटा हुआ है, अनुच्छेद और भाग में बटा हुआ है, जबकि संविधान की उद्देशिका में ना तो कोई अनुच्छेद की संख्या लिखी हुई है, ना ही कोई भाग संख्या लिखी हुई है। इस आधार पे सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, और यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेरुबारी वाद 1960 में दिया गया। इसमें यह कहा गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि उद्देशिका बेशक संविधान नामक पुस्तक में लिखा हुआ है, किंतु यह भारतीय संविधान का अंग नहीं है। किंतु बाद में 12-13 वर्षों के बाद जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद हुआ या मामला आया, तब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए यह कहा कि संविधान की उद्देशिका न केवल भारत के संविधान का अंग है, यह भारतीय संविधान की मूल संरचना को भी प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो आप चाहो तो लिख लो अपने नोट्स, अगर आप बना रहे हैं या जो भी आपका स्टिक पैड हो या जहाँ पर भी हो आप ये लिख लो। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में मूल संरचना निहित है। ये नहीं कहा कि भारत के संविधान की उद्देशिका मूल संरचना है, किंतु इसमें लिखी हुई जो बातें हैं वह मूल संरचना में शामिल है। जैसे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, यह भारत के संविधान की मूल संरचना है। पंथ निरपेक्षता, यह भारत के संविधान की मूल संरचना है। तो संविधान की उद्देशिका में मूल संरचना लिखी हुई है, उद्देशिका स्वयं मूल संरचना नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? केशवानंद भारती बनाम भारत केरल राज्य के बाद संविधान की उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया, और क्योंकि यह मूल संरचना नहीं मानी गई तो इसे संशोधित किया जा सकता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले के बाद यह अनुमति दे दी कि भारत की संसद उद्देशिका को संशोधित कर सकती है। और उसी के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से थे वो 3 शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह 3 शब्द भारत के संविधान की मूल उद्देशिका में नहीं थे, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। ठीक है, तो ये हुए उद्देशिका से संबंधित जितने भी तथ्य थे, जितने भी निर्णय थे जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं, वो सभी यहाँ पे हमने उस पर चर्चा करी। अब अगर यहाँ से सवाल बनता है तो इन्हीं सारे पॉइंट्स से बनेगा। इसके बाहर यदि यूपीएससी जाएगा तो वो इन शब्दों के अर्थ तक चला जाएगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और इसी आधार पे, इसी पूरे टॉपिक के आधार पे मैंने पिछले वर्षों में, पिछले 5-7 वर्षों में जो प्रस्तावना या उद्देशिका से जुड़े हुए जो प्रश्न आए हैं वो इसकी अगली स्लाइड में मिलेंगे आपको। आप उन्हें अटेम्प्ट करें, उनको लगाने की कोशिश करें, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें और अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। ये क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है, जो लास्ट लेटेस्ट हमारा प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ है। प्रीलिम्स में एक और क्वेश्चन आया है प्रस्तावना से, जो यहाँ दिया हुआ है आपका। आप इसे भी सॉल्व करें, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, विथ ईयर लिख दे, ईयर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद 2017 में क्वेश्चन आया, जैसा मैंने बताया कि पूछ सकता है यूपीएससी की न्याय के साथ कौन कौन से न्याय दिए हुए, कौन कौन सी स्वतंत्रता दी हुई है। तो 2017 में यूपीएससी ने इसी तरह का सवाल पूछा कि कौन कौन सी स्वतंत्रता दी हुई, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो हमने पढ़ा
कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी हुई है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी हुई है। तो हमारा जवाब हो गया, हमारे सही जवाब मिल गया बी। ठीक है। उसके बाद 2017 में एक और प्रश्न आया है। ठीक है। उसके बाद 2013। ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करें, आपके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको और किन किन टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। तो अगले टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।